नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, सिनेमा या मूवी लोगों को, समाज को प्रेरित करने का, उनको प्रभावित करने का बहुत ही स्ट्रांग ऐसा जरिया है, ऐसा माध्यम है। इस फिल्मों के जरिए कितने सारे ऐसे चीजों को सामने लाया जाता है जो शायद लोगों को पता ही नहीं होती। लोगों को अवेयर किया जाता है इसके बारे में, लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो उसके बारे में कुछ ना कुछ करें। आज जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा संकट अगर पूरे मानव जाति पे कुछ है तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी इस दुनिया में हर देश में, हर भाषा में अलग अलग तरह की मूवी बनी है, पिक्चर्स बने हैं और वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की। हालांकि सबसे ज्यादा जो मूवी बनी है वो हॉलीवुड में बनी है, क्योंकि इसमें जो स्पेशल इफेक्ट्स जो दिखाने होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो डेवलप हुई वो अमेरिका में हुई। लेकिन दोस्तों, जब हम एमसीएल के बारे में कहते हैं कि एमसीएल पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस पर्यावरण के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैसे भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेके, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए इतना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, अपने से हो सके पूरी तरह से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो इस मूवी के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्या हमने करना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ मूवी है। 2004 में ये मूवी आई थी जिसका नाम था डे आफ्टर टुमारो, जिससे बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या होगा। दोस्तों, 2004 में 125 मिलियन डॉलर यानी लगभग आज के 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म थी, लेकिन इसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। इस मूवी ने जो बिजनेस किया वो 4-5 गुना किया, 4000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया। लेकिन लोगों को पता चला कि क्या, कितना संकट आज हमारे सामने। वैसे ही 2006 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था इनकन्वीनिएंट ट्रूथ यानी असुविधाजनक सत्य। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज एक दिन में बड़ी नहीं होती, कोई भी संकट एक दिन में बहुत बड़ा नहीं होता, वो धीरे 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 बढ़ता है, हमारे आंखों के सामने भी बढ़ता है और हमको ये भी पता होता है कि ये संकट अभी धीरे धीरे बढ़ेगा और इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन हम कन्वीनियंटली अपनी सुविधा के अनुसार उसको नजरअंदाज करते हैं और फिर ये संकट कितना बड़ा हो जाता है, इसके बारे में ये मूवी है। और उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लोबल वार्निंग कहा है, ग्लोबल वार्निंग। और उन्होंने ये भी कहा इस मूवी के बारे में, आज तक आपने देखी नहीं होगी इतनी भयानक मूवी आपके सामने है। और एक्चुअली वो इतनी भयानक थी। दोस्तों, 2009 में बनी ये मूवी उस टाइम दुनिया की सबसे बेस्ट एनिमेटेड एनवायरमेंटल मूवी थी जिसका नाम था वॉल-ई। 2009 में बनी ये फिल्म। इसकी प्लॉट, इसकी स्टोरी ऐसी है कि आदमी, मनुष्य इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर बहुत सारा कचरा डाल के इसको पूरी तरह से तहस नहस करके दूसरे ग्रह पर चला जाता है और फिर ये कचरा साफ करने के लिए कुछ रोबोट्स ये काम करते हैं। तो एक रोबोट की ये कहानी है और वो देखता है कि किस तरीके से मनुष्य ने अपनी इस प्यारी धरती को बर्बाद किया है, किस तरह से वॉल स्ट्रीट, आपको पता होगा वॉल स्ट्रीट यानी वहां का बिजनेस सेंटर, अमेरिका का बिजनेस सेंटर, तो बिजनेस के पीछे लग के पैसे के पीछे लग के उन्होंने वॉल-ई हमारी इस अर्थ को, एनवायरनमेंट को किस तरह से बर्बाद किया। और सबसे बेस्ट ऐसी मूवी थी दोस्तों, उसी साल 2009 में 2012 करके भी एक मूवी थी जिसमें बताया गया था किस तरह से हमारा पूरा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और इनफैक्ट कई सारे सैकड़ों मूवी इसके बारे में बनी है हर लैंग्वेज में। यहां तक कि अभी जो अवतार है, अवतार का भी सेकंड पार्ट अभी रिलीज हुआ है। अभी उसमें वही दिखाया है, उसमें भी वही दिखाया कि 150 साल बाद क्या होगा। तो 150 सालों बाद हम पृथ्वी को इस तरीके से खराब कर देंगे कि हम लोग वहां रह ही नहीं सकते। तो दूसरे ग्रह पर जाके क्या करेंगे, इस तरह की वो मूवी है। लेकिन अल्टीमेटली ये भी प्लॉट है इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से हमारे इस हिंदी में भी ऐसी मूवी चालू हुई है।
ऑफ कोर्स कई सारी मूवी है, लेकिन एक मूवी जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस प्रदूषण के लिए, और जिसकी वजह से गांव से लेकर शहर तक पूरी तबाही के लिए तो और जा रहे हैं, ऐसी वो मूवी है जिसका नाम था कड़वी हवा। 2017 में ये मूवी बनी, और पिछले ही साल 2021 में एक मूवी थी जिसका नाम था शेरनी। इस मूवी में तो हमारे वो जो कोल है, हमारा कोयला, इस कोयले की खदानों की वजह से कैसे हम जंगल को पूरी तरह से उसका नाश कर देते हैं, पूरी तरह से उसका सर्वनाश करके किस तरह से एक शेरनी जिसका वो जंगल घर होता है, वो घर कैसे वो छोड़ने पे मजबूर हो जाती है और लुप्त हो जाती है। ऐसी ये मूवी की कहानी पूरी तरह से एनवायरनमेंट, कुदरत, पर्यावरण के ऊपर है। अभी आपको लगेगा कि ये सभी मूवी अभी पिछले 5, 10, 15 सालों से बन रही है। तब से बन रही है जब हमारे सामने उसके परिणाम दिख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से वो हो रहा है, इसलिए लोग अभी मूवी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है। पिछले 200 सालों में जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है, और जब से ये औद्योगिक क्रांति जिसके उससे हुई, वो कोयला, वो क्रूड ऑयल, जिस कोयले और क्रूड ऑयल को पिछले 200 सालों से हम लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, हमारे सामने ये सब हो रहा है। जब जब हमने कोयला जलाया है, जब जब हमने ये पेट्रोल, डीजल, ये ऑयल जलाया है, हमारे सामने वो धुआं गया है, हमने देखा है, और हमने ये भी महसूस किया भी इसके साथ धीरे धीरे करके ये पूरा जो तापमान है, ये पूरा जो पर्यावरण वो संकट में आने वाला है। लेकिन हमने नजरअंदाज किया है, इसलिए वो था ना इनकन्वीनियंट ट्रुथ। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने तब भी ऐसे फिल्म बनाई थी। लगभग 50 साल पहले, बराबर 50 साल पहले 1973 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था सॉइलेंट ग्रीन। इस मूवी में यह बताया है कि जब वो मूवी बनी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हम इस धुएं को तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हम लोग कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे के बराबर 50 साल के बाद, यानी 2022 में, और 2022 में आज है हम लोग, 2022 में क्या होगा, ऐसे 50 साल पहले उन्होंने मूवी में दिखाया। हमारे यहाँ जो शोले बनी वो 1975 में, 2 साल के बाद बनी। उसके 2 साल पहले ये मूवी बनी जिन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ऐसी होगी और इस तरह का मनुष्य का हाल होगा जो आज हमारे सामने है। लेकिन एक ऐसी मूवी है, एक ऐसा पिक्चर है कि जिसके बारे में तो मुझे मेंशन करना ही चाहिए, और जिसका नाम है द एज ऑफ स्टूपिड। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा डायरेक्टर, पहली बार डायरेक्टर है वो, पहली बार कोई मूवी पिक्चर बना रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस विषय के ऊपर कि वो दिखाना चाहता है लोगों को। पहली बार फाइनेंसर, पहली बार प्रोड्यूसर है मूवी का, जिसने पहली बार ये मूवी प्रोड्यूस की। और कैसे की? उसके पास पैसे थे? बिल्कुल नहीं थे, पैसे नहीं थे उसके पास। इस मूवी के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग की, बहुत सारे लोगों से थोड़ा 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 करके पैसा जमा किया और मूवी में डाला, और तब ये मूवी बनी, जो मूवी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है थोड़ी सी। और उसमें जो प्लॉट है, उसमें जो कथा ऐसी है कि 2055 में, यानी आज से 32-33 साल के बाद, एक आदमी है जिसके आजू बाजू, जब वो पृथ्वी की ऐसी परिस्थिति है कि आजू बाजू सब तबाह हो रहा है, और हमने इस लेवल ये हद पार की है कि अभी हम लोग रोक नहीं सकते। हमारे आंखों के सामने इस दुनिया की, पृथ्वी की तबाही हो रही है और हम रोक नहीं सकते। इस तरीके से यहां तक, इस लेवल तक हम लोग पहुंच गए। और ये आदमी टीवी देख रहा है, ये टीवी देख रहा है, तो तब की परिस्थिति, यानी 2009 की मूवी है, 2008-2009 में वो देख रहा था कि मनुष्य के पास उस वक्त पूरा चांस था, उस वक्त पूरा चांस था, पूरा मौका था कि वो इस तबाही को रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। मूर्ख है ये दुनिया का, मूर्खों की ये दुनिया है कि जिन्होंने अपनी ही तबाही अपने आंखों के सामने होती हुई देखी, लेकिन उसको रोका नहीं। इस मूवी देखने के बाद जिन्होंने भी ये मूवी देखी, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये मूवी देखोगे, अगर आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो दुनिया में, तो जिंदगी भर आप कभी भी ग्लोबल वार्मिंग के सिवा कुछ काम नहीं कर सकते। इतनी इफेक्टिव, इतनी प्रेरित, इतनी प्रेरणादायी, इतना डिस्टर्ब करने वाली ये मूवी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस मूवी के बाद एक बड़ी कैंपेन, एक बड़ी मूवमेंट, आंदोलन की शुरुआत हुई, 10:10। मतलब क्या?
कि अगर मैंने ये मूवी देखी, अगर मुझे पता चल रहा है कि दुनिया इतने गहरे संकट में है, तो मैं आगे के 10 दिनों में जितना मेरी वजह से कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करूंगा। क्या करूंगा मैं? अगर मैं कहीं मैं कार से जा रहा हूं, मोटरसाइकिल से जा रहा हूं, और वहां अगर मैं साइकिल से जा सकता हूं तो मैं साइकिल से जाऊंगा। अगर जितनी भी बिजली मैं जला रहा हूं, जितना एसी में जला रहा हूं, उसमें मैं 10% कम करे, और हर वो चीज जिसमें मैं कार्बन का उत्सर्जन कम कर सकता हूं वो मैं करूंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों ने सिर्फ ये मूवी देख के इस आंदोलन की शुरुआत की? सिर्फ एक मूवी, और ये आंदोलन अभी 13 साल के बाद, 2009 की मूवी है, 13 साल के बाद भी 45 देशों में ये आंदोलन है दोस्तों। लेकिन ये सभी मूवी है, ये सभी मूवी में दिखाया गया ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा अभी हो रहा है, अभी हमारे सामने है। और वो क्या है? तो आज हमारे सामने रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संस्था जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है उसका नाम है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट है, दुनिया अलग अलग देशों के, वो इकट्ठा होकर इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसका रिपोर्ट हमारे सामने रखते हैं। अभी 6वां रिपोर्ट हमारे सामने आया है। सबसे पहला रिपोर्ट उन्होंने बनाया 1990 में, दूसरा उन्होंने रिपोर्ट बनाया 1995 में, तीसरा रिपोर्ट उन्होंने बनाया 2001 में, चौथा उन्होंने बनाया 2007 में, पांचवा उन्होंने बनाया 2015 में, और छठवां ये जो रिपोर्ट है ये 2021। इस रिपोर्ट के भी उन्होंने 3 अलग अलग पार्ट में इसको पब्लिश किया। पहला जो रिपोर्ट आया वो पिछले साल अगस्त 2021 में आया, पिछले साल अप्रैल 2022 में दूसरा रिपोर्ट आया। और ये रिपोर्ट यानी क्या है? तो ये रिपोर्ट यानी पूरी दुनिया के लिए मृत्यु की घंटा है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी दुनिया को अभी अलार्म है, रेड अलर्ट है, कोड रेड है, यानी बहुत ही भयानक परिस्थिति आज हमारे सामने है। पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, उसका अलार्म उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे हवा में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो पिछले 2 लाख साल में नहीं था, इतना कार्बन डाइऑक्साइड आज हमारे हवा में। जिस तरीके से ये सी का लेवल राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, समुद्र का पानी, वो स्पीड पिछले 3000 साल में नहीं था। जो ध्रुव के ऊपर जितना भी बर्फ है वो इतना तेजी से पिघल रहा है कि वो अभी निम्नतम लोएस्ट लेवल पे है पिछले 1000 सालों में। जितने भी इस बर्फ के पहाड़ है वो अपने निचले स्तर पर है, इतने बहुत फास्ट वो कम होते जा रहा है। और दोस्तों ये रिपोर्ट आने के बाद यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने तो कहा कि ये रिपोर्ट यानी हम सबके लिए, हम पूरे मानव जाति के लिए मृत्यु की घंटा है। ये रिपोर्ट आने के बाद कंपलसरी अगर हमने इस कोयले को, क्रूड ऑयल को बंद नहीं किया तो हमारी पूरी दुनिया ये कोयला और ये क्रूड ऑयल तबाह कर देगा, ऐसा उन्होंने कहा। और दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा था ऐसा नहीं, आज जो भी चीजें हो रही है ना, जो अलग अलग बीमारियां आ रही है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर आपकी खेतों में उत्पादकता कम हो रही है, हुई है, तो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। पानी का स्रोत लगी है और कितनी सारी चीजें है जो पूरी तरह से जो बदली है ना, वो पूरा उसका कारण है क्लाइमेट चेंज। अभी आज देखे ना भारत में, आज 23 दिसंबर है, आज कौन सा मौसम है? तो ये मौसम सर्दी का होना चाहिए, लेकिन कितने सारे जगह पे आज इतनी गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते कि दिसंबर में हम लोग आज इस कोहरा की वजह से, धुएं की वजह से लगभग 231 ट्रेन रद्द कर दी गई है नॉर्थ इंडिया में। उत्तर भारत में ये ट्रेन कैंसिल कर दी है, कितना कोहरा है रास्ते के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर, ट्रैक के ऊपर। और 400 ट्रेन आज की तारीख में लेट जा रही है। मैं आज की परिस्थिति आपको बोल रहा हूं। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा परिणाम अगर किसी देश के ऊपर होगा तो वो है भारत, क्योंकि भारत वो देश है कि जिसको सबसे ज्यादा इस प्रकृति के रिसोर्सेज जिसके पास है, और इसके ऊपर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब कुछ निर्भर है। और वो व्यवस्था खतरे में आएगी अगर इस क्लाइमेट चेंज को अभी रोका नहीं गया। और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश जो है वो भारत रहने वाला है। तो दोस्तों ये सभी जो मूवी है ना, ये सभी मूवी डिजास्टर मूवीज है, यानी ये हमें बताते हैं कि
कितना बड़ा विनाश, कितनी बड़ी दुर्घटना, कितना बड़ा संकट आज हमारे सामने है। ये बताती है कि कैसे हॉरिबल हमारा फ्यूचर होने वाला है। अगर समय पे हमने कुछ नहीं किया तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये भी बताती है कि आज क्या हो रहा है। जो हार्ड फैक्ट, जो ट्रूथ है वो आज आपके सामने रखती है। कितनी बर्बादी चालू है पूरी दुनिया के, आज वो आपके सामने रखती है। 2016 में ऐसे एक मूवी बनी थी जिसका नाम था बिफोर द फ्लड, और इस मूवी में दुनिया के जाने माने सब लोग हैं जो जिन्होंने इस मूवी पे काम किया। डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी है। इसका सिर्फ ट्रेलर देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से ये सभी मूवी बता रही है हमको कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और ये आंखों के सामने हमारे हो रहा है। लेकिन कोई भी मूवी ये नहीं बताता कि क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, कितने टाइम बाउंड मैनर में किस तरह से हम लोग इसको कम कर सकते। कोई सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताता। इतना बड़ा सॉल्यूशन, इतने स्केल पे सॉल्यूशन जो इस पूरी चीज को रोक सके, क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई नहीं कर रहा है। ना कोई बता रहा है कि किस तरीके से किया जा सकता है। और जो भी कुछ सॉल्यूशन दिखाते हैं एक हाथ दूसरी मूवी में, जैसे 2012 में दिखाया गया था एक बड़ी शिप बनाएंगे और सब स्पेसिस को वहां रखेंगे, ये सब अनरियलिस्टिक, अनफिजिबल, यूजलेस ऐसे सॉल्यूशंस है। तो जब भी सर्वाइवल मूवी की बात होती है, यानी ऐसा अगर कोई पूरी दुनिया के ऊपर संकट है तो उसको कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर जब कोई भी मूवी बनती है तो कैसे बनती है, तो वह ऐसी बनती है। तो अगर दुनिया पे कोई संकट है तो कौन आएगा, सुपर हीरोज आएंगे, एवेंजर आएंगे और वो दुनिया को बचाएंगे। अगर दुनिया पे कोई संकट आया तो कोई भगवान नीचे आएंगे और हमें बचाएंगे। ऐसे होता है दोस्तों। कैसे इसको प्रैक्टिकल स्टॉप करें, कैसे सोल्यूशन निकाले, कैसे रुकाए इस सब चीज को, प्रैक्टिकली कैसे काम करें इसके ऊपर। तो दोस्तों इसके लिए भी फिर से हमें अपने संस्कृति को समझना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया में 90% ऑफ द टाइम भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो हम लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन हमेशा हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। हर चीज में भारत ने पूरी दुनिया को सही राह दिखाई है। और अगर इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो हमारे यहां कोई भी अगर संकट होता है, कोई भी संकट, ये जो भारत है, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत की अपनी एक सोच है, भारत की अपनी एक फिलॉसफी, तत्वज्ञान है। और वो तत्वज्ञान यह है कि अगर कोई भी संकट आज हमारे सामने है, मानव जाति के सामने है, तो उसको कौन ठीक कर सकता है? तो उसको सिर्फ वो ठीक कर सकता है जिसने इसको करोड़ों साल से संभाला है। ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, ये जो हमारी धरती माँ है, जिसने अगर करोड़ों सालों से करोड़ों जीवों को इतनी अच्छी तरीके से संभाला, तो वही है ना, तो वही है जो पूरी दुनिया को आज बचा सकती है। ये हम जो देवी देवताओं को पूछते हैं ना, हर देवी देवता में अगर आप देखोगे तो आपको पर्यावरण नजर आएगा। हर देवी देवताओं को अगर आप पूजेंगे तो आपको पता चलेगी इसमें तो प्रकृति है जिसकी पूजा हम करते हैं। अब ये देखिए वैष्णो देवी का मंदिर और ऐसे कई सारे शक्ति स्थल है, कई सारे ऐसे मंदिर है जहां हम जाते हैं, ये सभी पर्यावरण के गोद में है। ये जो पूजा हम करते हैं ना, ये पर्यावरण की पूजा करते हैं। दोस्तों अभी आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे आई एम श्योर, एक ऐसी मूवी, एक ऐसा पिक्चर जो बहुत कम बजट में बना लेकिन पूरे भारत में सुपर डुपर सब रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दी। इस तरह का मूवी बना जिसका नाम है कंटारा। अभी इस मूवी की अगर स्टोरी है तो उसमें आप देखोगे तो इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि जब भी गांव के ऊपर कोई संकट आता है, लोगों के ऊपर कोई संकट आता है, तो उनको कौन उनको संकट से बचाता है? तो वो आती है वहां की प्रकृति, वहां के आजू बाजू जंगल का जो पर्यावरण है वो उनको बचाता है। इस पिक्चर में कोई मूर्ति नहीं दिखाई कि जिस मूर्ति जिंदा हो जाती है और लोगों को बचाती है, ऐसा नहीं दिखाया इसमें। ऐसे दिखाया गया है कि ये पर्यावरण ही लोगों को बचाता है। और ये सिर्फ कंटारा एक गांव की बात नहीं है, हमारे देश के हर गांव में ये जो ग्राम देवता जिसकी हम पूजा करते हैं ना, ये हमारा पर्यावरण है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमें हर संकट में बचाता है। और आज भी अगर हमें इस पूरी दुनिया को बचाना है तो हम बचाएंगे। हमारी ये जो धरती मां है उसके साथ हम सभी मिलकर, हम सभी धरती पुत्र पूरी दुनिया को बचाएं। तो शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया।
तो कैसे करेंगे इसको? तो दो तरीके हैं, दो तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये जो पूरा धुआं जा रहा है, हवा में जा रहा है और जो गर्मी पैदा कर रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। हमें वो उस गैसेस को रोकना पड़ेगा जो एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है। नंबर 1 इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑफ कोर्स बाकी मीथेन मीथेन बाकी सब कुछ है। और कौन ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा तैयार करता है? तो कोयला। लेकिन सिर्फ कोयला ही नहीं, क्रूड ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये प्यूरिफाइड ऐसे ईंधन है प्यूरिफिकेशन के बाद। लेकिन सबसे जो नीचे वाले जो ईंधन है ना, वो क्रूड जो ईंधन है, जिसको कहते हैं एफओ, एलडीओ, फर्नेस ऑयल, एलडीओ, ये भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के प्रदूषित गैस तैयार करते हैं। उसको रोकना होगा। दूसरा क्या करना होगा कि ऑलरेडी जो इस हवा में प्रदूषण है, ऑलरेडी जो इस हवा में कचरा है भरा हुआ, उसको साफ करना होगा। कौन करेगा इसको साफ? तो इसको साफ करने के लिए भी कुदरत ने, हमारी इस प्रकृति ने एक बहुत बढ़िया ऐसी मशीन बनाई जो मशीनें साफ करती है, और उस मशीन का नाम है पेड़, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, और आज जितना भी कचरा है, जितना भी ऊपर धूल जमा हुई है, उसको साफ करने की ताकत इस मशीन में है। तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हमारा जो एमकोल है, ये सभी तरह का एमिशन स्टॉप करेगा। जो भी ईंधन इस एमिशन को तैयार करते हैं, उसको स्टॉप करेगा। और ये एमकोल जो है, ये एमकोल पूरी तरह से, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इसमें नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो सबसे पहले जितना भी एमकोल हम जलाएंगे और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये जो नेपियर ग्रास है ना, वो सोख लेगा। तो जो हमारे प्रकृति का नियम है, जो अलग अलग चक्र जिसकी पढ़ाई हमने बचपन से की है, पानी का चक्र, नाइट्रोजन का चक्र, कार्बन का चक्र, तो कार्बन का चक्र ऐसे मेंटेन होगा, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बोलता हूं, ये हम क्या करते हैं, जब भी कोयला निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, उसके साथ बहुत बड़ा जहर निकालते हैं। ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं ना, जिसके जो पूरी दुनिया को तबाह करने में नंबर 1 है। ये सल्फर नंबर 1 है। कभी देखा आपने सल्फर डाइऑक्साइड? अगर आपके सामने आएगा तो आपके आंख कान सब ये हो जाएंगे। पानी में गिरेगा तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है। कितने सारे हेवी मेटल्स है, उस मेटल को हम कोयले के साथ निकालते हैं और उसको जलाते हैं, और वो इसीलिए इतना ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है? आपने कभी देखा है रबर को जलते हुए? टायरों को कभी जलते हुए देखा आपने? आपने कभी देखा है प्लास्टिक को जलते हुए? इस तरीके से जो हम अभी जो ईंधन जला रहे हैं ना, उसके साथ ये सब कुछ जला रहे हैं, और उसकी वजह से गर्मी इतनी सारी बढ़ रही है। और ये बंद करेगा एमकोल, क्योंकि ये एमकोल में कुछ नहीं है। एमकोल में ये जो चीजें हमको दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है। जो हम अपने फैक्ट्री में तैयार करेंगे ईंधन, इससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, जो हम लोग लेंगे। ये कोई भी विष, कोई भी पॉइजन इसमें नहीं है। और दूसरा तरीका क्या कि इस हवा को साफ करने का, यानी हवा में ऑलरेडी जो धुआं है उसको साफ करने का, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई सॉल्यूशन है तो नेपियर ग्रास। अभी आप बोलेंगे नेपियर ग्रास, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो है एमकोल का कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सोख लेगा। हवा का कार्बन डाइऑक्साइड कैसे साफ करेगा? तो दोस्तों, ये जो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड जो साफ करने वाला मशीन कौन सा है, जो हम सभी जानते हैं, वो पेड़ है। और ये साफ करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं कार्बन कैप्चर या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यानी क्या करते हैं पेड़ हमारे, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको जमीन में गाड़ सकते हैं, और इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब पेड़ कोई करता है, और हमें पता है कि बड़ा पेड़ अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन इस पेड़ को बड़ा होने के लिए, इस लेवल तक जाने के लिए, आंख खोलोगे देखोगे तो हमारे आजू बाजू हर जगह हमारी दुनिया चल रही है, हमारा घर चल रहा है। और अगर ऐसी परिस्थिति में कोई दवा है, कोई इमीडिएटली सॉल्यूशन है, कोई इमरजेंसी में बचाने वाली, दुनिया को बचाने वाला अगर कोई दवा है, तो वो है नेपियर ग्रास। और क्या करेगा नेपियर ग्रास? दोस्तों, ये नेपियर ग्रास एक तो बहुत फास्ट ये ग्रो होता है। 100 दिनों में 4 मीटर इतना बढ़ता है। जितना फास्ट
कोई पेड़ अगर बढ़ता है ना, उतना फास्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के बड़ा होता है। तो उसका जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है हवा को साफ करने को, बहुत फास्ट है। और आगे के एक बार आपने लगाने के बाद 20 साल तक वो काम करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो नेपियर ग्रास है, हमने देखा कि हमारा एमकोल कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमकोल तैयार करेगा वो सब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नेपियर ग्रास सोखेगा। ये सब हमने देखा। लेकिन ये हमारा नेपियर ग्रास इस तरह की दवा है, इस तरह का सॉल्यूशन है कि जो ना के सिर्फ एमकोल का जो एमिशन उसको सोखेगा, लेकिन हवा में जो कचरा उसको भी सोखता है। 1 हेक्टेयर के ऊपर जब आपने नेपियर ग्रास की खेती की तो 1 टन कचरा हवा का वो सोख लेता है। और ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है। ये काम उसका शुरू होता है दूसरे साल के बाद, और आगे के 20 साल तक हमारा नेपियर ग्रास से काम करेगा। और मैं जो भी कुछ आपके सामने रखा हूं, ये बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। अभी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज कमेटी ने एक रिपोर्ट रखा है 2020 का लैंड यूज रिपोर्ट। उन्होंने सिर्फ नेपियर ग्रास प्लांटेशन की रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, और उन्होंने कहा है कि जितना भी नेपियर ग्रास का प्लांटेशन था वहां उनके यहां 23,000 हेक्टेयर था। अगर हमारी बात करें, एमसीएल की बात करें, तो 23,000 हेक्टेयर तो हमारे 4 तहसील का जो टारगेट है उससे भी कम है आने वाले दिनों में। तो 23,000 हेक्टेयर में ये जब नेपियर ग्रास लगा गया, तो इस नेपियर ग्रास ने क्या किया? तो उसने 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को इस हवा से साफ किया। 20 लाख टन, 110 लाख टन इसने कार्बन या बायोमास इस तरीके से तैयार किया जिसका हम लोग ईंधन करके इस्तेमाल करेंगे और फिर से आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? 110 लाख टन इससे हम एमकोल तैयार करेंगे, जलाएंगे, फिर से तैयार करेंगे, जलाएंगे, फिर से तैयार करेंगे। सस्टेनेबल है ना? वो जलाने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोख लेगी, लेकिन उसके साथ 110 लाख टन एनर्जी देने के साथ 20 लाख टन जो कचरा है तुम्हारे हमने तैयार किया हुआ दुनिया में, वो उसको कम करेगा। दोस्तों, अगर आप एक जगह बड़ा पेड़ इस पूरे क्लाइमेट चेंज को साफ करने के लिए, और एक जगह नेपियर ग्रास अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट ये जो इमरजेंसी है ना, इस इमरजेंसी से निपटने के लिए जरूरी है नेपियर ग्रास। 20 साल लगेंगे यार, ये इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। और नेपियर ग्रास दूसरे साल के बाद चालू होगा 20 साल तक। बहुत कम पानी लगेगा इसको। पेड़ को बहुत ज्यादा पानी लगता है क्योंकि उसकी जो रूट सिस्टम है वो दूर दूर तक जाते हैं, आपको पता है। बहुत कम पानी लगता है, यानी ऐसी जमीन जो आज की तारीख में बंजर है, ऐसी जमीन पे भी आएगा और 15 साल के बाद उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाएगा। ऐसा नेपियर ग्रास है। और अगर उस पेड़ को काट के फिर से अगर उस पर खेती करनी है तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उन्होंने वो किया वहां बाहर। बड़े पेड़ लगाने के बाद अगर उसके बाद खाना खाने के लिए, क्योंकि उनके पास जमीन कम है, खाने के लिए अगर खेती करनी है तो डिफिकल्ट होती है जब बड़ा पेड़ लगाते हैं। लेकिन नेपियर ग्रास को आराम से इमीडिएटली किसी दूसरा पौधा हम लोग लगा सकते हैं और हमारी खेती चालू हो सकती है। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना कार्बन कम करेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो जमा करेगा, अगर एक बड़े पेड़ के बारे में आप देखोगे तो वो डिफिकल्ट है उसका कैलकुलेशन। कई सारे बायोलॉजिकल क्लाइमेटिक वेरिएबल्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, लेकिन नेपियर ग्रास का तो एस्टैब्लिश्ड है। और जिस तरीके से देखो ये एस्टैब्लिश्ड 1 टन प्रति हेक्टेयर प्रति साल है, जब मिनिमम वो जो आउटपुट है हम लोग पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से आज काम होने वाला है हमारे साथ एमसीएल के साथ 500, 600, 800 टन होगा तो ये और बेहतर होता जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे ज्यादा देर तक अगर कोई रहे हैं तो वह है बिल गेट्स। और उन्होंने 2016 में एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा, नेपियर ग्रास को लिख लिया कि 15 साल में एक ऐसा मिराकल होने वाला है और ये मिराकल कर सकते सिर्फ युवा, और वो मिराकल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस नेपियर ग्रास की वजह से। अगर एक क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है तो ये इससे निकलने वाला है, और ये उन्होंने तब 2016 में लिखा है। तो दोस्तों बस अब ये मौका है कि इसके सहारे हम अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जा सकते हैं जिस स्थान पे हम हमेशा थे। आज एमकोल के बारे में ना हर जगह जाके बोलिए, आप बोलिए, बताइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, बताइए क्या है एमकोल, क्यों कर रहे हैं हम एमकोल, बताइए क्या है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से हम लोग सभी संकट में हैं,
किस तरह उनके आजू बाजू के खेती का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग बीमारियां आ रही है, बताइए क्यों? ये सब बताइए उन लोगों को भी। आपको अगर लगेगा कि ये थोड़ी एमकोल लेंगे, ये थोड़ी हमारे खरीदार हो सकते हैं, सबको बताइए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग इसमें आ सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमने देखा ना एक मूवी ने क्या किया, तो वैसे होने वाला है, वैसे करना है हमें। और दोस्तों देखो, आज हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्या संकट है। आज हमने देखा ना कि चीन में फिर से वो कोरोना अलग आया है, कोरोना की चौथी लहर आई, जो वो कोरोना का कोई नया वेरिएंट वहां आया है, और आगे जाके हो सकता है कि और कोई वेरिएंट आएगा, और कोई बीमारी आएगी। और सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मनुष्य नहीं, हमारे जो जानवर है उनके ऊपर भी कोई अलग अलग तरह की बीमारी आ रही। किस किस बीमारियों से लड़ेंगे हम, बताइए आप? किस किस बीमारियों के ऊपर आप वैक्सीनेशन शुरू करेंगे? ये सब काम करते रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे? ये थोड़ी है सोल्यूशन। ये सबके सोल्यूशन किसके पास है? उस माँ के पास है। ये सबके सोल्यूशन ये कुदरत, ये पर्यावरण, ये धरती माँ है ना, जिसने करोड़ों सालों से ये संतुलन बना रखा है, उसके पास है। हमको सिर्फ एक काम करना है, उसका ख्याल रखना है। अगर हमने इस धरती माँ को, इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया ना, तो वो माँ सबका ख्याल रखेगी। कोई जरूरत नहीं होगा ये बाकी कुछ करने की। तो ये एमकोल एक ऐसी चीज है ना, ये एमकोल लेके हम पूरी दुनिया को आज बचा सकते हैं। और आपको क्या लगता है, एमकोल क्या चीज है? बिजनेस पोटेंशियल, अगर बिजनेस की भी बात करें तो क्या पोटेंशियल है बिजनेस का? एमकोल कहां बेच सकते हैं हम? आज तक जितना भी हमने डिस्कशन किया, तो हमने हमेशा डिस्कशन किया कि एमकोल वहां बेच सकते जहां आज कोयला इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरी दुनिया में कितना कोयला इस्तेमाल हो रहा है? तो 8,000 मिलियन टन। इसका मतलब 60 लाख करोड़। इसका मतलब उसका पहले 5% बिजनेस करेंगे, 30% करेंगे। हमेशा हर बार हमने ये सब डिस्कशन किया, हमेशा ये डिस्कशन किया कि जहां जहां कोयला लगता है वहां जाते हैं और एमकोल को बेचते हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है, एमकोल हर उस जगह पे बेचा जा सकता है, और बेचने वाले हम लोग। जहां फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल होता है, जहां एलडीओ का इस्तेमाल होता है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो फर्नेस ऑयल, एलडीओ को इस्तेमाल कर रही है। अभी ये सभी कंपनियां ऐसे सिचुएशन में है कि वो चाहती है डीजल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डीजल फिजिबल नहीं है, डीजल इतना महंगा हो चुका है। और वो कोयले को हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि इतना प्रदूषण होता है, और ऊपर से प्रदूषण नियामक बोर्ड जो होते हैं, मंडल, वो भी उनके ऊपर है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लगता है कि नहीं वो प्रदूषण कम करें, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इसलिए ये फर्नेस ऑयल और एलडीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने कितने सारे एप्लीकेशन है, और इन सभी एप्लीकेशन में इन एलडीओ को, इस एफओ को हम 100% रिप्लेस करेंगे इस एमकोल के साथ, 100%। और जितना भी थोड़ा खर्चा होगा उनको उस सिस्टम को इस सिस्टम पे लाने का, वो इतना कम है कि उनका 1-1.5 साल में वो पूरा रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से हम काम करेंगे। सभी जो इंटायर एलडीओ मार्केट, और भारत का नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया में जो एलडीओ है, एफओ है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हर इंडस्ट्री में एक डीजी सेट होता है, एक पावर बैकअप होता है कि अगर पावर बिजली चली गई तो हम इस बिजली से, डीजल से बिजली बनाएंगे। और लोग बनाते हैं आज भी 2.5% जो पूरी दुनिया की बिजली डीजल से इसलिए बनती है क्योंकि वो बैकअप मैक्सिमम में जाती है। दोस्तों इस एमकोल से हम बिजली भी बना सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप मत लगाइए वो डीजी सेट, कोई जरूरत नहीं डीजल का इस्तेमाल करने की, हमारे एमकोल पे चलने वाली बिजली आपका यंत्र लगाइए। ये जो मशीन, ये जो पूरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एमकोल से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है। गैसीफायर ये एक्चुअली बड़ा है, इसकी कैपेसिटी बड़ी है। ऐसे छोटे से लेके बड़े तक हम यंत्र लगा सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं। दोस्तों और इससे एक और चीज मुझे आपको यहां बतानी है। हमारा आने वाले दिनों में एक सपना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे गांव है जहां बिजली नहीं। आप भी अपने तहसील में अगर देखोगे ना, तो लोगों को बिजली जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। भले ही वो टारगेट है, इसकी वजह से हर गांव में शायद बिजली का कनेक्शन आया होगा, लेकिन कितनी बिजली वहां मिलती है, कब मिलती है, कैसी मिलती है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मुंबई के आजू बाजू भी कितने सारे ऐसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वन, जहां हजारों सालों से हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं और उनको आज तक बिजली नहीं। एमएससीबी का कनेक्शन वहां जंगल में नहीं आता, जो 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 हजारों साल से वहां रहते हैं उनके लिए बिजली नहीं। तो हम जब ये एमकोल का बिजनेस करेंगे,
अच्छी तरीके से करेंगे, पैसा जब कमाएंगे ना तो उसी पैसे से सभी गांव जहां आज की तारीख में बिजली नहीं है वहां हम ये एमकोल के ऊपर ये यंत्र लगाएंगे और गांव को बिजली देंगे। और ये यंत्र ऐसा है ना, आप ऐसा मत समझिए डीजी जनरेटर जैसा कि एक जनरेटर एक घर के लिए, 2-4 घर के लिए होगा, एक बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक जनरेटर लगेगा, ऐसा नहीं है। ये हम लोग इतना बड़ा कर सकते हैं कि पूरे गांव, ये जो आपने देखा ना अभी, एक पूरे गांव की बिजली हम लोग अपने खुद से तैयार कर सकते हैं एमकोल के साथ। इसके अलावा ये जो मशीन आप देख रहे हैं, आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो ना, आपको अगर बर्नर की जरूरत है तो हमारा एमकोल बर्नर है, अगर आपको थर्मिक हीटर की जरूरत है तो एमकोल थर्मिक हीटर है, आपको स्टीम बॉयलर की जरूरत है तो एमकोल स्टीम बॉयलर है, अगर आपके पास ऑयल हीट एक्सचेंजर की जरूरत है तो हमारे पास एमकोल ऑयल हीट जनरेटर भी एक्सचेंजर भी है, हॉट एयर जनरेटर है तो वो भी हमारे एमकोल से कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी जरूरत आपकी इंडस्ट्री में है आज, वो सभी जरूरतें सभी जगह आज हम एमकोल बेच सकते हैं। और इसकी जरूरत यह है ना दोस्तों, क्योंकि आज जो भी एलडीओ या एलडीओ से भी सबसे ज्यादा एफओ इस्तेमाल करते हैं फर्नेस ऑयल। कभी देखा आपने उसको? जहां फर्नेस ऑयल रखते हैं वो सिर्फ स्टोरेज जाके देखिए आप, एकदम इतना काला, इतना उसमें जहर होता है कि उसको जलाने के बाद कितना धुआं होता है। इसको अगर हम अपने स्वच्छ ईंधन से करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हमें करना ही है। लेकिन और एक सरप्राइज मैं आज आपके सामने रखने वाला, और सरप्राइज क्या है कि एमकोल का मार्केट सिर्फ कोयला नहीं, एमकोल का मार्केट सिर्फ एफओ एलडीओ नहीं, तो एमकोल का मार्केट है एलपीजी। पूरा जो एलपीजी का मार्केट है, आज हमारे घर घर में जो एलपीजी का सिलेंडर है उसको 100% रिप्लेस करेंगे हम एमकोल के साथ। ये जो आज आप चूल्हा देख रहे हैं ना, ये हमारे एमकोल से जलेगा। इतना बड़ा एमकोल लगाने की जरूरत नहीं, इतने छोटे छोटे उंगली जैसा इतने हम लोग एमकोल तैयार करेंगे पिलेट्स, और उससे जलेगा और उतना ही स्वच्छ जलेगा। अगर आपके दिमाग में है कि हम लोग लकड़ियां जैसे जलाते हैं या काउडंग से जो बनता है उसको जलाने के बाद, गोबर से जो बनती है वो जलाने के बाद जितना धुआं होता है वैसा बिल्कुल धुआं नहीं होता। ये एलपीजी के तरह पूरी तरह से स्वच्छ ऐसे जलता है। और आपके सामने वो स्टोव है जो एमकोल पे चल रहा है, वो छोटा स्टोव है घर के लिए और बाजू में है वो बड़ा स्टोव है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में ऑफकोर्स तो स्टोव नजर आ रहा है और बीच में और राइट साइड में क्या है, ये भी स्टोव है। अगर आप कितने भी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, कितने भी पॉश आपकी बिल्डिंग है, बंगला है आपका, शहर में रहते हैं, ये चूल्हा है आपका जो हमारे एमकोल पे चलेगा। क्या जरूरत है एलपीजी को लेने की, मंगाने की, बाहर से खरीदने की, उनको पैसा देने की और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ाने की? क्या जरूरत है? हम हमारे घर में, हर घर में ये एलपीजी दे सकते हैं दोस्तों। और हर जगह कमर्शियल प्लेसेस भी अगर आप देखोगे ना, बड़े बड़े होटल है, रेस्टोरेंट, उनको बड़े चूल्हे लगते हैं, एकदम क्लीन ये जलते हैं। और इसका जो हम तैयार करेंगे एकदम सस्ते दाम में रहेंगे। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं जैसे गरीबों के, ये अभी सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, 1100 रुपए का एक सिलेंडर, उससे अच्छा हम अपने जो एमकोल है वो उनको दे सकते हैं। लगे तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमारे जंगल में जितना भी बायोमास वो आप दीजिए हमें, जो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो देंगे उसके अगेंस्ट हम लोग उनको एमकोल देंगे, उनका चूल्हा तो जलेगा। और दोस्तों अभी जरा भी नहीं रुकना है, हम जरा भी बिल्कुल रुकना नहीं। इसको लेके आज बार बार इस एमकोल को लेके पूरी दुनिया को बताते हैं। पहली बार में नहीं समझेगा लोग पहली बार में नहीं समझेंगे, बार 2-4 बार बोलने के बाद ही नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि ये जो ऑयल एंड गैस है ना, अभी मैंने आपके सामने रखा, हर चीज बदली जा सकती है, रिप्लेस की जा सकती है एमकोल के साथ। सिर्फ पेट्रोल डीजल छोड़ के उसको हम रिप्लेस करेंगे मीथेन के साथ। लेकिन ये हर चीज बदली जा सकती है। लेकिन ये बिजनेस इतना बड़ा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए हर साल इसमें निवेश होते हैं। पिछले साल 250 लाख करोड़ एक साल में ऑयल एंड गैस में निवेश हुए, 225 लाख करोड़। तो अगर हमारे देश में नेटवर्क फैल रहा है नेचुरल गैस का, तो इसका मतलब यह है कि आगे की 20 साल तक उन्हें वो नेचुरल गैस अपनी बेचनी है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया, उसको निकालना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लोबल वार्मिंग का ये वो मूवी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इस तरह के लोग हैं, इस तरह का इतना स्ट्रांग वो सिस्टम व्यवस्था बनी हुई है। जिस देश में जाएंगे वहां के गवर्नमेंट, वहां के वो डीलर बिलर, ये सब बहुत भयानक संस्था है। तो हमें अगर इसके अगेंस्ट काम करना है, हम इस पूरी चीज को आगे लेके जाने अगर काम करना है, तो हमें करना पड़ेगा, एक ही तरीका है उसका, आंदोलन। आंदोलन करना पड़ेगा। ये ऐसे ये एमकोल बेचने की बात नहीं है, और आप कभी भी ऐसे एमकोल बेचने के लिए मत जाओ, ना ही हमें जाना है। ये लाखों करोड़ों लोग जब रास्ते पे आ रहे हैं, बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग इसमें शामिल है। दुनिया बर्बाद होती नजर आ रही है सबको, और कोई सोल्यूशन ही दिख नहीं रहा। तो अगर ये बिना कुछ पैसे के उनको कुछ नहीं मिलता है, और ये अगर ये कर रहे तो हम भी करते ना वैसे। हम ये करेंगे तो हम एक बड़ा बिजनेस का भी निर्माण करने वाले। तो हमें जो भी काम करना है ना एमकोल में, तो हमें सिर्फ करना है आंदोलन। आंदोलन ही करो, तब तक ये आंदोलन करना है जब तक हम हर एक को ये रियलाइज नहीं करने देते, आई मीन करा के देते कि मुझे भी करना चाहिए अपनी माँ के लिए, मुझे भी करना चाहिए। कोई तो होगा ना, अगर मैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन जो कुछ हो, मैं इस प्रकृति की वजह से हूं, मुझे भी करना होगा। अगर मैंने एमकोल के साथ दिया, तो इसका मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस अच्छे नेक काम के लिए। हर एक कस्टमर उसको ऐसा लगना चाहिए कि इस आंदोलन में मैं भी शामिल हूं, मैं भी काम करूंगा आपके साथ, मैं भी खरीदूंगा ये एमकोल और उसके साथ बिजनेस करूंगा। और दोस्तों, आपको कैसे काम करना है ये आंदोलन, तो ये वही है, सेमिनार। ये क्यों हमने बोला था कि 15,000 मेंबर करिए, लोगों को बताइए अपना विजन मिशन, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है लोगों को बताने का कि क्या है ये, क्या प्रॉब्लम, क्या संकट, और किस तरीके से हम आगे जाने वाले। दोस्तों, ये जो आप कर रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में ये जो बिजनेसमैन है, ये वेंडर्स है, ये अलग अलग तरह के जो लोग हैं जो खरीदते हैं फ्यूल, उनको कैसे बताएंगे आप? तो हर जगह जाने की जरूरत नहीं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हम लोग अरेंज करेंगे, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, और उनको बिठा के आप सभी लोग स्टूडेंट टीचर होंगे और वो सभी लोग स्टूडेंट होंगे, और आप उनको बताएंगे क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्या है संकट, और किस तरीके से निपटने वाले हैं। बायोफ्यूल के एक्सपर्ट हो आप सभी लोग जो काम कर रहे हैं। तो आज अभी जो भी काम कर रहे हैं आप, वैसे ही काम हमें आने वाले दिनों में करना है। हर जिले में वो जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है डीआईसी, हर एक दिन के बाद एक सेमिनार होना चाहिए, कैसे अरेंज करने चाहिए। ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जीआईडीसी, आरआईडीसी, केआईडीसी, एमआईडीसी, सभी जगह ये सेमिनार आप अटेंड कीजिए, आप ऑर्गेनाइज कीजिए और लोगों को बताइए, समझाइए। आने वाले दिनों में तो ये तो कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, यहां भी अभी आप चालू कीजिए, लेकिन आने वाले दिनों में इनको कैसे सोल्यूशन देंगे हम? यानी समझे, अगर आईटीसी का कोई प्लांट है, सीमेंट का कोई प्लांट है, पोलत का कोई प्लांट है, टाटा का कोई प्लांट है, तो आज की तारीख में हम उनको कैसे सप्लाई करेंगे? तो यहां से वहां से पूरा वो एमकोल वहां जाएगा, उनको सप्लाई करेगा। आने वाले दिनों में क्या करेंगे हम? किसी भी कॉर्पोरेट का अगर कोई प्लांट है और उसको इतना 1,000-2,000 टन फ्यूल लगता है, तो उसके ही जगह पे, उससे ही 50-100 एकड़ में जो जगह रहेगी ना, वहां हम अपने प्लांट लगाएंगे, और उस तहसील के हमारे जो किसान है वो नेपियर घास उगाएंगे, हम वो वहां एमकोल तैयार करेंगे और उसको देंगे। कैप्टिव प्लांट्स हम लोग लगाने वाले हैं। तो एक जगह ये एमकोल तैयार करके दूरी दुनिया में कहीं भेजने का ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। हर ये बड़े बड़े जो प्लांट्स है उसको सेल्फ सफिशिएंट करेंगे। हम भारत को सेल्फ सफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना, हम धीरे धीरे हम ऐसे हर संस्था को सेल्फ सफिशिएंट करने वाले हैं इस चीज में। हर हमारे तहसील में, हमारे गांव में अगर कोई भी वेंडर है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी, और देखो हम लोग एलपीजी तक आ गए, तो हर कोई हमारा कस्टमर हो सकता है। और हमें इस तरह का काम करना है कि एक भी आदमी रुकना नहीं चाहिए। एक मूवी वो कैसा काम कर सकते हैं जो 13 साल के बाद भी 45 देशों में लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सोचिए लोग कितने प्रभावित, लोगों को पता है ऑलरेडी, लोगों को पता नहीं सोल्यूशन क्या है, और आप जब जाओगे ना, लोग आपके साथ ऐसे आएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। तो हमें आने वाले दिनों में बस यही काम करना है, आंदोलन करना है दुनिया को बचाने का, और वो आंदोलन करेंगे। और इसी प्रोसेस में हम दुनिया का फिर से नेतृत्व करेंगे, फिर से हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।